छात्रों, आज मैं धनंजय कुमार आज़ाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। आज आप लोग को वाटर रिसोर्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में आज बताएंगे, जो कि TDC पार्ट 2 पेपर के 4th यूनिट का टॉपिक है। आज हम जल संसाधन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसाधन जो है अपने आप में एक विस्तृत संकल्पना है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थों तत्वों को जब अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है तो वह संसाधन हो जाता है। प्रसिद्ध विद्वान ज़िकरमैन ने लिखा है कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन होता है। उन्होंने यह भी बताया कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं, जिन्हें कि इस प्रकार मानव अपने विभिन्न उद्देश्यों में आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा कठिनाई के निवारण करने के लिए जिन वस्तुओं या तत्वों या स्वयं अपने आप को प्रयोग करता है तो वह संसाधन बन जाता है। संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें कि प्रकृति स्वयं प्रदान की है और हम उसका विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं, जैसे स्वयं मानव, चट्टान, खनिज, धरातल, मिट्टी, जल, वनस्पति, पशु इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। उसी प्रकार मानवकृत संसाधन, जो कि मानव अपने उपयोग और अपने विवेक से किसी भी वस्तु और पदार्थ को अपने प्रयोग के लिए बनाता है, उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। छात्रों, जो कि हम लोगों के सिलेबस में हम लोगों को संसाधन के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हमने पिछले क्लास में हमने मिट्टी के बारे में बताया था। उसके अलावा हम अभी जल और प्राकृतिक वनस्पति संसाधन के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा मत्स्य के बारे में भी पढ़ना है इसी यूनिट में, जो कि 4था यूनिट है। तो आज हम जल संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यह एक अमूल्य संसाधन है। साधारण लोग समझते हैं कि मरुस्थल को छोड़कर सर्वत्र जल बहुलता से मिलता है, परंतु वास्तव में स्वच्छ जल की आवश्यकता दिन प्रतिदिन इसकी आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ी है। अतः जल एक अनंत नहीं वरन सीमित एवं नाजुक संसाधन है। जल केवल पीने के लिए नहीं वरन सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, परिवहन, उद्योग आदि के कामों में लाया जाता है। छात्रों, अगर देखा जाए तो स्रोत के आधार पर जल संसाधन की उपलब्धता का अध्ययन हम 3 भागों में बांट के कर सकते हैं: समुद्रिक जल, सतह का जल और भूमिगत जल। पृथ्वी के लगभग 3/4 भागों पर समुद्र फैले हुए हैं, जो कि हमने विगत क्लास में ही इसको और विस्तार से ही बताया था। साथ ही फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा महासागरों के बारे में, महासागरीय धाराओं, उसमें भी महासागरीय जल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। महासागरों एवं सागरों के वितरण तथा उसके जल संबंधी विशेषताओं से आप पहले से ही परिचित हैं। जल के अन्य 2 स्रोत उपलब्ध जल की मात्रा में अत्यधिक क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है तथा किसी भी क्षेत्र में इसकी मात्रा ऋतु के अनुसार एवं दैनिक घट बढ़ सकती है। विश्व में निरंतर एक जल चक्र चलता रहता है। इस जल चक्र का प्रमुख चक्र होता है समुद्र से जल वाष्पीकरण होता है और इसमें बादल बनते हैं। फिर वह द्रवीभूत होने से वृष्टि के रूप में जल पृथ्वी तल पर आता है। इस वर्षा का कुछ भाग सतह पर बहता हुआ फिर समुद्र में पहुंच जाता है। परंतु इस प्रमुख चक्र के अंतर्गत कई गौण चक्र चलते हैं। वर्षा जल का समुद्र में पहुंचने से पहले कई अवस्थाओं में वाष्प बनकर वायुमंडल में पहुंचता रहता है।
तालाबों, झीलों, बहती हुई नदी, मिट्टी से वाष्पीकरण तथा वनस्पतियों से वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल किसी भी निश्चित मात्रा में स्थिर नहीं रहता है। मानव जो जल का उपयोग करता है, वर्षा के पश्चात सब जल सतह पर नहीं टिकता है, अतः सतह पर नालों एवं नदियों के रूप में बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। कुछ जल जलाशयों में रुक जाते हैं तथा कुछ भूमिगत हो जाते हैं। अतः मानव उपयोग के लिए जल का प्रमुख स्रोत नदियां ही हैं। जहाँ कहीं संभव है भूमिगत जल का उपयोग भी कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा होता है। घरेलू उपयोग के अतिरिक्त नदियों के जल का उपयोग सिंचाई, कल कारखानों, परिवहन तथा जल विद्युत प्राप्त करने के लिए होता है, पर भूमिगत जल का उपयोग प्रमुखतः पीने के पानी एवं सिंचाई के लिए होता है। यही कारण है कि सामान्यतः अधिकांशतः बड़े नगर किसी न किसी नदी के किनारे ही पाए जाते हैं। उसी प्रकार देखा जाए तो जो समुद्रीय जल है, समुद्र के जल का यद्यपि बड़े पैमाने पर सिंचाई और विद्युत के लिए उपयोग नहीं होता है, पर उसमें पलने वाले विभिन्न जीवों का उपयोग होता है। समुद्र में विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। समुद्र के 1 घन मील पानी में को सुखाने में 9.5 करोड़ टन नमक तथा 54 अन्य खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। समुद्र में पलने वाले विविध प्रकार के जीव जंतु साधारणतः 5 वर्गों में बांटा जाता है: मछली, अकशेरुकीय जीव, पौधे, स्तनधारी जीव एवं सरीसृप। इस प्रकार देखा जाए तो समुद्र जल जो है वह पृथ्वी पर उपलब्ध जल संसाधनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें सबसे बड़ा काम जो है, सबसे बड़ी जो प्राप्ति मनुष्यों को होती है, मानवों को, वह है मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। मछलियों के वितरण पर जल के अलावा और कई कारक प्रभावी होते हैं, जैसे इनके भोजन, प्लैंकटन की प्रचुरता। प्लैंकटन की अधिक मात्रा स्वच्छ जल की धाराओं के संगम पर होता है, जहां विविध प्रकार के प्लैंकटन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। छिछले पानी में मछलियों एवं जीव जंतु अधिक मिलते हैं। पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो लगभग 40,000 प्रकार की मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है, परंतु अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हेरिंग, सार्डिन, कॉड, पोलैक, मैकरल, स्नैपर, वास जैसे कुछ ही मछलियों का व्यापारिक प्रयोग होता है। अगर हम पूरे विश्व में देखा जाए अगर मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों को, तो उसको हम कई भागों में बांटते हैं, जैसे कि उच्च मध्य अक्षांशीय समुद्र क्षेत्र। इन समुद्रों में सबसे अधिक मछलियाँ पकड़ी जाती है। विश्व के संपूर्ण मत्स्य उत्पादन का 73% इन समुद्रों में मिलता है। यहाँ 25 देशों के 40 लाख से ज़्यादा लोग मछली पकड़ने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय कैलिफोर्निया से बेरिंग सागर तक, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर ताइवान से बेरिंग सागर तक, उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर से पुर्तगाल के बाल्टिक सागर तक, जबकि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर एवं न्यूफाउंडलैंड से कनाडा के तट तक। जबकि अगर मध्य अक्षांशीय क्षेत्र देखा जाए तो इसके अंतर्गत 3 प्रमुख समुद्र प्रदेश सम्मिलित हैं: प्रशांत महासागर में चीन एवं जापान के तटीय क्षेत्र, अटलांटिक महासागर में न्यूयॉर्क से बैरा क्रूज तक के क्षेत्र एवं भूमध्य सागर एवं काला सागर से विश्व मत्स्य उत्पादन का लगभग 4% क्षेत्र प्राप्त होता है। समुद्रों के अतिरिक्त धरातलीय जल स्रोतों जैसे नदियों और झीलों में भी मछली पकड़ने का कार्य किया जाता है। महाद्वीपीय जल से मछली पकड़ने के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: मानसूनी एशिया क्षेत्र, मध्य अफ्रीका क्षेत्र, पूर्व सोवियत संघ एवं आंग्ल अमेरिका क्षेत्र। इस प्रकार से देखा जाए तो समुद्र से प्राप्त होने वाले प्रमुख संसाधन यानी जल संसाधन जो है वह मत्स्य उत्पादन के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा जल से जो सबसे उपयोग जो संसाधन के रूप में जो जल का सबसे बड़ा उपयोग होता है वह है सिंचाई। सिंचाई के लिए जल का उपयोग मानव प्राचीन काल से करता आ रहा है।
अधिकतर प्राचीन सभ्यताएं सिंचाई के आधार पर ही विकसित हुई है। विश्व के कुल जल उपयोग का 80% सिंचाई में प्रयुक्त होता है। सिंचाई के लिए सतह तथा भूमिगत जल का ही उपयोग होता है। इन स्रोतों से प्राप्त जल का कृत्रिम विधियों द्वारा प्रवाहित करके खेतों में पहुंचाने तथा मिट्टी को नम करने की व्यवस्था को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई की आवश्यकता वहीं होती है जहां वर्षा की मात्रा फसलों के लिए अपर्याप्त हो अथवा वर्षा का सामयिक वितरण इस प्रकार हो कि आवश्यकता के समय फसलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होने में कठिनाई हो। रेगिस्तानों में सिंचाई के बिना मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं आ पाती है। अर्ध शुष्क तथा आर्द्र प्रदेशों में भी सिंचाई से वर्षा की मात्रा में कमी की पूर्ति की जा सकती है। किसी ऋतु विशेष में जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा फसल उगाने की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में जहां औसत वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम होती है तथा मानसून एवं भूमध्यसागरीय जलवायु में जहां वर्षा की मात्रा में ऋतु के अनुसार भिन्नता मिलती है, सिंचाई की विशेष आवश्यकता होती है। अन्य जलवायु में भी जहां किसी विशेष कारण में मिट्टी में नमी कम होती है, सिंचाई के सहारा लेकर कृषि कार्य किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो जल संसाधन का जो सबसे बड़ा उपयोग होता है मत्स्य उत्पादन के रूप में होता है। इसके अलावा सिंचाई के रूप में होता है। इसके अलावा परिवहन के रूप में होता है। आज भी दुनिया में सबसे सस्ता और सुगम यातायात का साधन जल परिवहन ही है। इसके अलावा जल संसाधन को हम लोग बड़े बड़े बांध के रूप में, बांधों से प्राप्त बिजली के रूप में भी हम लोग जल का उपयोग करते हैं। भारत में भी कई एक बड़े बड़े बांधों का निर्माण हुआ है। नदियों पर बड़े बड़े जलाशय बनाकर उसमें मत्स्य पालन, परिवहन, पर्यटन एवं जल विद्युत के रूप में भी जल संसाधन का हम लोग आज प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो जल एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। और साथ ही यहाँ एक चीज़ और समझ लेना चाहिए कि जल एक अनवीकरणीय संसाधन है, अतः हमें जल संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और जल संरक्षण के क्षेत्र में सतत प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाले पीढ़ियों के लिए जल हमेशा के लिए उपलब्ध रह सके। धन्यवाद।